General English Paper 1 First Language for BA, BSc, BCom, BBA and other UG courses. ठीक है. Now this is the syllabus of Unit 1. You have poem In the Bazaars of Hyderabad by Sarojini Naidu. Prose The Eyes Are Not Here by Ruskin Bond. Vocabulary, word roots, grammar, nouns, speaking, getting someone's attention and interrupting, post reading, creativity. These are the topics we have to cover in the Unit 1. The Eyes Are Not Here. It is written by Ruskin Bond. Ruskin Bond was born on May 19, 1934 in Kasuli, Himachal Pradesh में born हुए नो and raised in Shimla, Jamnagar, Dehradun and Mussoorie. So he spent 4 years as a young man on Channel Island and in London. He is now based on Mussoorie. The social life in the hills, मसूरी में रहने के वास्ते जो उनकी सोशल लाइफ थी वहां पर हिल स्टेशंस में नियर द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय वेयर बॉन्ड स्पेंड हिज बॉयहुड. उनका बचपन जो है सो वहीं पर गुजरा था हिल स्टेशंस में. तो वो उनके माइंड में जो है सो थीम थे पूरे. हैड ए प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन मोस्ट ऑफ बॉन्ड्स राइटिंग. तो ये बॉन्ड्स के राइटिंग में अपने को जो है सो वो देखने को मिलता. द रूम ऑन द रूफ हिज डिबेट नॉवल वॉज रिटर्न व्हेन ही वॉज 17 एंड पब्लिश व्हेन ही वॉज 21. एक नॉवल लिखे थे उन्होंने द रूम ऑन द रूफ एट द एज ऑफ 17 and the book was published in year 21 when at the age of 21. The narrator was a young man, बिल्कुल उन्होंने 17 and who was blind. तो ये पोयम में जो है सो रस्किन बॉन्ड एक ऐसा डिस्क्राइब कर रहे कि जो पोयम जो लिखे नरेटर जो है वो क्या है, ब्लाइंड मैन है. ही वॉज ऑन हिज वे टू देहरादून. ही इज गोइंग टू देहरादून. ए यंग गर्ल सैट अलोन ऑन द ट्रेन. तो ट्रेन में जो है सो एक लड़की उनके बिसाइड में बैठी हुई थी. हर पेरेंट्स हैड एडवाइज हर टू टेक सर्टेन प्रिकॉशंस. किसके, वो लड़की के पेरेंट्स जो है सो सी ऑफ करने आए जब उनको प्रिकॉशंस दे रहे. विच शी डिफिकल्टी ऑब्जर्व. द नरेटर स्लोली एक्वेंटेड विद द गर्ल एंड आस्क्ड वेयर शी वाज गोइंग. शी टोल्ड हिम दैट शी वुड गेट डाउन एट सहारनपुर एक प्लेस है, वहां पर उनको जो है सो गेट डाउन होना है. विच वॉज हार्डली 2 आवर्स जर्नी थी वो. द राइटर टुक ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस एंड केप्ट हिज ब्लाइंडनेस हिडन. तो यहाँ पर जो है सो नरेटर क्या है, ब्लाइंड है. तो उन्होंने वहां पर जो है सो प्रिकॉशंस कर रहे अपने आप में उन्होंने के सामने वाला उनको ब्लाइंड है समझना बोल के. ही सेड द गर्ल एंड इंटरेस्टिंग फेस. उनको बोल रहे कि आपका फेस बहुत इंटरेस्टिंग है एंड कॉन्ग्रेचुलेट हर. शी वॉज ओवरजॉयड. उन्हें भी जो सुनने वाली लड़की है वो जो सो सुन के जो है सो बहुत ओवरजॉय खुश हो गई एट सच ए कॉम्प्लीमेंट एज एवरीवन एल्स. कोई भी जो है सो अपना कोई ब्यूटी डिस्क्राइब करे तो जैसा खुश होते हैं वैसा वो भी गर्ल जो है सो बहुत कॉम्प्लीमेंट पे एंजॉय हुई. उन्होंने एल्स हैड मेंशन्ड she had a lovely face. The writer was attracted to her sweet voice and the scent smell on her hair, and he observed that her voice is also sweet and her hair are smelling very nice. He felt like touching the girl's hair as she was about to get down, but he could not. He wanted to touch the girl's hair, but he could not because of his modesty. Another passenger entered. Now she get down at the Saharanpur. Now what happened? Another passenger entered the cabin after she exited. So the narrator inquired as to whether the girl hair was long. अब ये जो दूसरे पैसेंजर आए उनसे पूछ रहे उन्होंने वो गर्ल के बारे में कि वो गर्ल्स के हेयर लॉन्ग थे और शॉर्ट थे. टू द न्यू कमर द न्यू पैसेंजर रेस्पॉन्डेड दैट ही वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन आर आईज. आई हैव नॉट सीन हर hairs but I am only interested in her eyes, not on her hair. He went on to say that she had lovely eyes. उनके आईज के बारे में डिस्क्राइब कर रहे उन्होंने कि उसके आईज बहुत लवली थे but that they were useless. This meant that the girl was also blind. यूजलेस बोले तो यहाँ पर बहुत अच्छे आईज थे उसके लेकिन यूजलेस थे. शी इज ऑल्सो ब्लाइंड. द स्टोरी एंडेड विद द डीपली टचिंग ट्विस्ट. कि नरेटर क्या इमेजिन कर रहे थे कि इनो ब्लाइंड है लेकिन वो गर्ल अच्छी है. वो गर्ल क्या इमेजिन करी कि वो ब्लाइंड है लेकिन नरेटर जो है सो अच्छे है, दे ही कैन सी. सो दैट इज द ट्विस्ट इन दिस स्टोरी. नो लाइक इन द पार्ट बी 7th section B question you will get it. Describe the narrator's meeting with the girl in the prose. The eyes are not here. ये ऐसा आपको क्वेश्चन आता, उसमें जो है सो आपको उसके समरी लिखने का रहता. ठीक है. फर्स्ट यूनिट के पोएम और प्रोज 2 है आपको. सो एनीवन यू विल गेट द चॉइस. फर्स्ट प्रोज भी आ सकता है, सेकंड पोएम भी आ सकती है आपको चॉइस में. सो 7th पार्ट बी में आपको 7th A में कमेंट ऑन द नरेटर्स अटेम्प्ट टू कवर हिज डिसेबिलिटी इन द स्टोरी. ट्रेन में उन्होंने कैसा डिस्कवर करे थे उन्होंने डिसेबिलिटी अपनी छुपाने के लिए. द आईज आर नॉट हियर. डज ही सक्सीड हुए उन्होंने या नहीं हुए उसके बारे में बोलना है. सो सेम समरी यू कैन राइट हियर. नाउ द नरेटर इज एन इमेजिनेटिव पर्सन. इसके अंदर क्या है, नरेटर एक इमेजिनेटिव पर्सन है. सपोर्ट दिस असर्टेन बाय प्रोवाइडिंग एविडेंस दैट इज अनकाउंटेड टू द गर्ल ऑन द ट्रेन. तो पहले आपको जो सो इंट्रोडक्शन में राइटर के बारे में लिखने का रहता.
So Ruskin Bott has written a fantastic short story, The Eyes Are Not Here. The Eyes Are Not Here. You have to write the lesson name also. अगर आपको पहले कौन लिखे ये और वो लेसन का नेम लिखना है. Ruskin Bott has written a fantastic short story, The Eyes Are Not Here, in which he employs the first person narrative method. So the narrative is told by someone who is blind. तो ये पोएम में उन्होंने ऐसा डिस्क्राइब करे कि कोई एक स्टोरी बोल रहे हैं एंड दैट पर्सन इज ए ब्लाइंड हिमसेल्फ. Light and darkness are the only things that his eyes are sensitive to. He can see light and darkness only. He meets a girl on his way. उन्होंने देहरादून को जा रहे थे वो blind person on train. He strikes up a discussion with her and eventually develops an interest in her. So to impress the girl, he cleverly covers his blindness. तो जब वो एक लड़की मिली उनको ट्रेन में, तो उसके साथ जब डिस्कशन कर रहे तो उन्होंने डिस्कशन में क्लेवरली क्या करे, उन्होंने ही कवर्स हिज ब्लाइंडनेस. वो लड़की को मालूम ही नहीं होने दिए कि उन्होंने ब्लाइंड है बोल के. नाउ द डायलॉग हाउएवर डज नॉट कंटिन्यू लॉन्ग. ज्यादा डायलॉग्स नहीं है इन दोनों के बीच में. एज द ट्रेन अराइव्स एट हर डेस्टिनेशन, द गर्ल्स बिड्स हिम फेयरवेल. ए न्यू मेल पैसेंजर एंटर होता है उसके अंदर. द कंपार्टमेंट आफ्टर शी हैज लेफ्ट, द नरेटर लर्न्स फ्रॉम दैट मैन. वो आदमी से जो ए मेल पर्सन वहां पर पैसेंजर अपने को एंटर होता है वहां पर, तो उससे उन्होंने जो है सो मालूम करें कि द नरेटर लर्न्स फ्रॉम दैट मैन द गर्ल वॉज एंटायरली ब्लाइंड. सो द स्टोरी टेलर इज टेकन अबैक बाई द रिविलेशन. ही बिलीव्स ही हैज फूल्ड हिमसेल्फ. ठीक है, दिस इज एन आयरनिक ट्विस्ट था इस स्टोरी में, दैट एड्स टू द आर्म ऑफ द स्टोरीज कंक्लूजन. Situationally, irony is well represented in the narrative. Ironically, the author uses two blind persons. तो ऑथर इसमें क्या करे, दो ब्लाइंड पर्सन्स को यूज करके एक ऐसी स्टोरी फैंटास्टिक बनाए एज प्राइमरी कैरेक्टर्स, नीदर ऑफ हुम इज अवेयर ऑफ द अदर ब्लाइंडनेस. दोनों भी ब्लाइंड है लेकिन स्टोरी में ऐसा प्रेजेंट करे कि नीदर ऑफ हुम, दोनों में से किसी को भी जो है सो मालूम नहीं हो रहा था कि कौन ब्लाइंड है कौन ब्लाइंड नहीं है. दोनों एक दूसरे को जो है सो अच्छे है समझ रहे थे. इवन आफ्टर लिसनिंग टू हर पेरेंट्स एडवाइस एंड इंस्ट्रक्शंस टू देयर डॉटर, द ऑथर इज अनअवेयर दैट द गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू हिम इज ऑल्सो ब्लाइंड. तो ही हैज सिंपली, जैसा कि जब पेरेंट्स उनके इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे वो गर्ल को ट्रेन में सी ऑफ करते जब, तो कोई भी एक लड़की को दूसरे स्टेट को भेजने के लिए जो है सो पेरेंट्स जैसा नॉर्मली गाइड करते हैं वैसा गाइड कर रहे समझो नो. ही हैज नॉट ब्रिंग इन हिज माइंड दैट द गर्ल इज ब्लाइंड, दैट्स व्हाई द पेरेंट्स आर एडवाइजिंग हिम लाइक दैट. वो लड़की अंधी है इसकी वजह से पेरेंट्स उनको एडवाइस कर रहे हैं, वैसा उनके माइंड में कुछ भी नहीं आया ऑथर के यहाँ पर. The author depicts the landscape outside from his recollections in order to avoid her from discovering that he is blind. So to keep the story alive, he tells the girl that she has a beautiful face. अब यहाँ पर थोड़ी देर तक उन्होंने खामोश बैठे, उसके बाद जो है सो उन्होंने अपने आप को बताना चाह रहे कि मैं ब्लाइंड नहीं हूँ. The girl should not think that he is blind. So what he has told to that girl, she has a beautiful face. So the storyteller eventually deceives himself. He may have also misled the girl because she was unaware that her companion was also blind. क्योंकि वो लड़की को खुद भी नहीं मालूम कि कंपेनियन जो है वो ब्लाइंड है और वो खुद भी ब्लाइंड है, बल्कि सामने वाले को नहीं मालूम है, बल्कि उन्होंने भी डिपिक्ट करे वैसा. The author begins the narrative in a basic yet intriguing manner. The two of them had a dialogue that was entirely imaginative dialogues and based on his previous experiences. Because he was blind, the author took a chance by complimenting her appearance. क्योंकि उनको imaginary था, जहाँ पर रहते थे तो वहाँ पर के जो सो हिल स्टेशंस की वो imaginary figures थे. So like that he was discussing with the girls in the train कि वहाँ पर का कितना beautiful nature है. Like that he has explained about that. Human behavior in making initial assumptions about how we view the world and other people throughout the narrative. The narrative teaches us something extremely important. God has given each and every person in the world a fair portion of luck and skill. Even though blind people, they can imagine the nature of the beauty, even though they did not see, but they understand. So that is the God gift for them. So instead of hiding our flaws, we should enjoy what we have. तो यहाँ पर अपनी कमियों को नहीं दिखाते हुए जो है सो वो लोग ऐसी लाइफ जीते कि वो लोगों के पास क्या है उसको फुल एंजॉय करते हो लोग, जस्ट बाय इमेजिनिंग. सो व्हाट वी हैव नॉट कंप्लेन अबाउट व्हाट वी डोंट. फाइनली वी लर्न अवर वैल्यूएबल लेसन्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ इनिशियल अजम्पशंस ऑन अवर परसेप्शंस ऑफ द वर्ल्ड एंड अदर पीपल. सेकेंड यूनिट प्रोज ऑन सेइंग प्लीज. इट इज रिटन बाय A.G. गार्डिनर. आपको कौन समरी लिखना है तो ये ऑथर के बारे में जो है ना लिखना जरूरी है. ठीक है, अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर 1865 को बॉर्न हुए, 1946 को डेथ हुई उनकी. वॉज ए जर्नलिस्ट थे, उन्होंने एक एडिटर थे एंड नॉवेलिस्ट थे फ्रॉम इंग्लैंड से. ही स्पीच रिटन अंडर द पेन नेम अल्फा ऑफ द प्लफ. ये एक उनके और एक जो है ना प्रोज है अल्फा ऑफ द प्लफ बोल के. हैव रिसीव्ड ए लॉट ऑफ प्रेज. इसके लोगों को बहुत पसंद आया उनका ये
and he contributed to the Manchester Evening News, the Daily News, and other publications on a regular basis. Some of his best known works include The Pillars of the Society, Pebbles on the Shore, and Many Furrows and Leaves in the Wind. His ability to communicate life's fundamental truth, इनके रिटर्न में क्या रहता ज्यादातर, ही कम्युनिकेट लाइफ्स, जिंदगी के जो है ना फंडामेंटल जो ट्रूथ सच्चाइयां रहते उसको जो है सो नो बताते, एंड इश्यूज ऑफ मोरालिटी ने सिंपल और इंटरटेनिंग मैनर में जो है सो अपने को समझाते उन्होंने। हालांकि वह 1946 से पहले लिखी उन्होंने ये ऑन सेइंग प्लीज, लेकिन अगर आप ये लेसन को पढ़े अगर तो अभी भी अपने जो जनरली जो मिस्टेक्स होते ना उसको आज भी जो है ना वो अफेक्ट हो रहा अपनी लाइफ में। A.G. Gardner's essay examine politeness as critical and necessary। तो यहाँ पर ऑन सेइंग प्लीज ये लेसन में जो है ना ज्यादा किसके ऊपर फोकस कर रहे हो, पोलाइटनेस क्या है, ये क्रिटिकल एंड नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ सिविल सोसाइटी का। पोलाइटनेस ही क्लेम्स इज व्हाट कीप सिविलाइज्ड मैन। पोलाइटनेस रहने से क्या है, पोलाइटनेस किसको बोलते हैं, सिविलाइज्ड मैन बनते उससे अपन। मैन सोशल लाइफ प्रॉपरली लिब्रिकेटेड एंड फ्रिक्शन फ्री, बिल्कुल टेंशन फ्री लाइफ जो है सो लोगों की रहती। ए पॉजिटिव मूड लीड्स टू नेचुरली प्लीजेंट बिहेवियर दैट स्प्रेड हैप्पीनेस। अगर अपना मूड एक इंसान का मूड अगर पॉजिटिव मूड रहा तो उससे क्या होता है, उन्होंने नेचुरली प्लीजेंट जो भी कुदरती चीजें हैं वो उसका मजा भी उठाते उन्होंने, और जो है ना उनका बिहेवियर में ऐसा आ जाता है कि दूसरों को भी खुशी स्प्रेड करते उन्होंने थ्रू आउट द एनवायरमेंट। ऑन द अदर हैंड ए बैड टेम्पर प्रोड्यूसेस, बैड टेम्पर बोले तो जिसके अंदर गुस्सा आ जाता, जल्दी हटैड रहता, लोगों से जेलस फील करते, ऐसे नेचर के जो लोग रहते, प्रोड्यूसेस इम्प्लॉयड बिहेवियर विच कॉन्टेमिनेट्स द फ्लो ऑफ लाइफ, जो जिंदगी के ऊपर उनकी वही चलते रहता लाइफ में उनकी। बोथ गुड एंड बैड बिहेवियर कैन स्प्रेड क्विकली, अच्छा नेचर भी और बुरा नेचर भी लोगों का जो है ना बहुत आसानी से जल्दी से फैल जाता। द प्रॉब्लम इज दैट द लॉ कैन नॉट कंपेल गुड बिहेवियर, लेकिन गुड बिहेवियर के जो है सो लॉ कुछ भी नहीं करता। दिस इज बिकॉज अप्रोप्रिएट बिहेवियर इज एक्सप्रेस्ड थ्रू द टोन ऑन वन वॉइस, क्योंकि लीगली कुछ भी लिखे हुआ नहीं रहता कि आपके अच्छे बिहेवियर की वजह से ये कुछ है बोल के, क्योंकि अच्छा बिहेवियर कैसा एक्सप्रेस होता लोगों का, उनके वॉइस के टोन से, शेप ऑफ वन लिप्स, आप कैसा सामने वाले से कम्युनिकेट कर रहे, एंड द एक्सप्रेशन ऑन वंस फेस, ऑल ऑफ विच आर थिंग्स दैट द लॉ कैन नेवर रेगुलेट। ये चीजों को जो सो लॉ जो है सो रेगुलेट नहीं कर सकता कि आपके लिप्स को आप ऐसा यूज करो, आपकी टोन को ऐसा यूज करो बोल के। फाइनली गार्डिनर क्लेम्स दैट द नाइसेस्ट फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन अगेंस्ट अनोइंग पीपल इज टू बी ओवरली प्रेजेंट टू देम। द एसे कंक्लूड दैट कर्टेसी इज ए हॉलमार्क ऑफ सिविल सोसाइटी। ये लेसन के अंदर उन्होंने टू एस्पेक्ट्स को जो है सो दिखाया अपने को कि प्लीज बोलने से क्या होता और प्लीज नहीं बोलने से क्या होता। यहाँ पर टू जो है सो उनके कहानियों में क्या रहता है, एंटरटेनिंग मैनर में जो है ना राइटर को ऑडियंस को जो है ना समझाने की कोशिश करते, और फंडामेंटल ट्रूथ रहता उसके अंदर वो। नाउ डज द ऑथर फील सिंपैथी फॉर द लिफ्टमैन, इलैबोरेट ऑन योर आंसर। अब इसके अंदर आपको ये ऑन प्लीजिंग ऐसे में, ऑन सेइंग प्लीज में, ये प्रोज में जो है ना आपको ऑन लिफ्टमैन और कंडक्टर दो का बिहेवियर जो है सो ना आपने को एक बताने का है, लिफ्टमैन का और एक कंडक्टर का बिहेवियर के प्लीज नहीं बोलने से क्या होता। द स्टोरी बिगिंस विद द इंसिडेंट ऑफ ए लिफ्टमैन। अब ये स्टोरी जो ऑन प्लीज सेइंग जो है ना, ये क्वेश्चन आया भी तो आपको पहले जो है ना समरी में अभी जो ये फर्स्ट पैरा रहता है इसको लर्न कर लेना, ठीक है। अल्फ्रेड जॉर्ज उनके बारे में जो भी रहता, व्हेन ही बॉर्न व्हेन ही डाइड, उनके पोएम्स क्या रहते, उन्होंने कैसा जो है सो एक्सप्रेस करते पोएमों को, क्या समझाने की कोशिश करते उन्होंने, ये जो है सो लर्न कर लेना इसका। उसके बाद से यहाँ से स्टार्ट करना, कौन सा भी क्वेश्चन आन दो, यू हैव टू राइट द समरी फॉर 15 मार्क्स। सो द स्टोरी बिगिंस विद द इंसिडेंट ऑफ ए लिफ्टमैन, ठीक है। यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ है लिफ्टमैन। इट टेल्स स्टोरी ऑफ एन इंसिडेंट दैट अकर्ड एट ए सिटी ऑफिस के पास में हुआ ये। ए यंग लिफ्टमैन रिटेलिएटेड वायलेंटली अगेंस्ट ए पैसेंजर। लिफ्टमैन एक जो रहते उन्होंने क्या करे, एक पैसेंजर को जो है सो बहुत एकदम एक धक्का दे दिया उन्होंने। हु रेफ्यूज टू पोलाइटली रिक्वेस्ट टू बी टेकन टू द बिल्डिंग्स टॉप फ्लोर। जो है सो पोलाइट वे में नहीं बोला उनको, प्लीज मेरे को टॉप फ्लोर पे ले जाओ बोल के नहीं बोलने की वजह से उन्होंने जो है सो उनको रिटेटेडली वायलेंटली वो करे। द पैसेंजर हैड डिक्लाइन टू एड द वर्ड प्लीज टू हिज इंस्ट्रक्शन। क्या गलती थी वो पैसेंजर की कि ही डिड नॉट एड द वर्ड प्लीज टू हिज इंस्ट्रक्शन। टॉप पे बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे जब ले जाओ बोले उन्होंने तो उन्होंने प्लीज वर्ड नहीं यूज करे।
Although excellent manners are always deemed pleasing in civil society, the narrator claims that they are not legally enforced. लेकिन प्लीज बोलना सोसाइटी में, एक सिविल सोसाइटी में अच्छा है, लेकिन लीगली इन्फोर्स नहीं है वो. There is no legal system that requires citizens of society to act courteously. As a result, the law ruled in favor of the plaintiff, despite the fact that the most people sympathize with the liftman. तो यहाँ पर जो है सो यहाँ क्या जजमेंट मिलता है, किसके अगेंस्ट मिलता है जजमेंट? वो लिफ्टमैन के, कि पैसेंजर प्लीज बोलो या ना बोलो, उनका काम था कि उसको बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे ले जाने का रहता बोल के. After making this point, the narrator acknowledged that the bad behavior cannot be forgiven just because it is not penalized by law. आफ्टर मेकिंग दिस पॉइंट, अब ये मालूम होने के बाद द नरेटर क्या समझा रहे कि बैड बिहेवियर जो रहता कैन नॉट बी फॉरगिवन, उसको माफ नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज इट इज नॉट पेनलाइज्ड बाय लॉ. सो द केस ऑफ द लिफ्टमैन डिमॉन्स्ट्रेट दैट व्हाइल द लैक ऑफ ए रेस्पेक्टफुल गेस्चर फ्रॉम ए पैसेंजर वाज ए सोर्स ऑफ एम्बैरेसमेंट फॉर ए लिफ्टमैन, द लॉ कैन नॉट पनिश एनीवन हु बिहेव्स बैडली. तो जो बैडली बिहेव करते हैं उनको जो है सो लॉ जो है सो पनिश नहीं करता. इंडिविजुअल्स आर रेस्पॉन्सिबल है फॉर रेगुलेटिंग देयर ओन बिहेवियर एंड पब्लिक कंडक्ट. तो यहाँ पर पैसेंजर प्लीज नहीं बोले बोल के उनको कोई लॉ पनिशमेंट करने के लिए नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग देयर ओन बिहेवियर. अपना बिहेवियर को अपन वो लोग रेस्पॉन्सिबल है कि अपना कंडक्ट कैसा करना है पब्लिक में. वाई अकॉर्डिंग टू द नो दिस विल सी क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए शॉर्ट कैरेक्टर स्केच ऑन ए ऑफ ए कंडक्टर. ठीक है, यहाँ ऑन सेइंग प्लीज, ये प्रोज में आपको क्या है, टू समरी जब आप लिखते हैं तो पहले एक लिफ्टमैन की स्टोरी लिखना है कि कैसा उन्होंने जो है सो पैसेंजर को वायलेट करा, और जो है सो दूसरा आपको कंडक्टर के बारे में लिखना है इसमें. ठीक है, ये दो आंसर्स मिला के पहले फर्स्ट जो है सो आपको अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर के बारे में लिखना है, देन यू हैव टू राइट अबाउट द लिफ्टमैन एंड देन कंडक्टर. कंप्लीट एक प्रोज की आपकी समरी बन जाती वो. The conductor whom the narrator had met several times on a bus is a polite man. अब यहाँ पर एक कंडक्टर के बारे में उन्होंने बता रहे कि कंडक्टर जो है ना, उनसे जो है सो ये जो नरेटर है, जो राइटर है ये गार्डिनर, उन्होंने कई दफा जो है सो उनसे मिले से. वो कैसा इंसान था? एक पोलाइट मैन था कंडक्टर वो. While most people in the employment are prone to an aggressive demeanor and a loud voice रहती लोगों की, अपने जब जॉब करते लोग तो लोगों का क्या है, डिमांडिंग नेचर रहता और वॉइस लोगों की. द नरेटर क्लेम्स दैट ही वॉज नॉट लाइक देम, लेकिन जो कंडक्टर है वो वैसे नहीं था. उन्होंने इनफैक्ट ही वंस शोड अमेजिंग कर्टेसी टू द नरेटर, बहुत अच्छे से जो है उनका बिहेवियर था, एंड शेड हिम फ्रॉम ए मेजर इनकन्वीनियंस. The conductor graciously excused the narrator when he accidentally boarded the bus without any cash. अब यहाँ पर क्या हुआ, इत्तेफाक से जो है सो एक बार ये नरेटर जो थे जब बस में चढ़ गए उन्होंने, तो उनके पास जो है सो मनी नहीं था फेयर के लिए, टिकट के लिए. एक्सीडेंटली गलती से उन्होंने बोर्ड चढ़ गए थे बस में विदाउट एनी कैश एंड फियर द इमिनेंट ह्यूमिलिएशन. अब अगर अपन बस में टिकट नहीं लिए तो अपने साथ कैसा बैड बिहेवियर होता, तो वैसा उनके जो है एकदम फियर आने लगा. When the conductor accidentally stepped on the narrator's foot, अब और एक क्या हुआ, जब कंडक्टर जो है ना नरेटर के फुट पैर पे जो है सो एकदम से स्टेप रख दिया उन्होंने विथ हिज हैवी बूट्स. उसका एकदम बूट्स कैसा था, हैवी था. द नरेटर टू डेमोन्स्ट्रेट सिमिलर नाइस बिहेवियर. तो यहाँ पर जो है सो उन्होंने प्लीज बोल के वहां पर उन्होंने अच्छा स्माइलिंग फेस से वो करे, और नरेटर भी जो है सो अच्छा उनको सिमिलर सेम बिहेवियर से हैंडल कर लिया वो सिचुएशन को दोनों भी. The narrator noticed the conductor's cheery demeanor from thereon, and he was always glad to see his courteous behavior with others. He was a wonderful person who treated everyone with kindness and patience. से देखता था उन्होंने. He was kind to the elderly, बड़े लोगों के साथ अच्छा काइंड से, and youngsters के साथ भी. A single bus ride with the conductor was a lesson in natural civility to him. तो यहाँ पर जो है सो कंडक्टर का एग्जाम्पल देके ये बताना चाह रहे अपने को, और के जो भी सिविलाइज्ड लोग जो रहते, अच्छे बिहेवियर के रहते, उनके साथ अपन कितना लंबा सफर भी करे तो जो है सो आसानी से वो गुजर जाता. नाउ वाई अकॉर्डिंग टू द ऑथर इट इज इम्पोर्टेंट टू एग्जिबिट सोशल ग्रेसेस. यहाँ पर सेम आपको फर्स्ट पैरा लिखना है. द एसे ऑन सेइंग प्लीज डील्स विथ सोशली इंपॉर्टेंट. इसके अंदर अपने को ऑन सेइंग प्लीज में क्या है, सोशली इंपॉर्टेंस के बारे में बताए, इश्यूज दैट वी कम अक्रॉस इन अवर डेली लाइफ में. द एसे शोज हाउ यूज पोलाइट वर्ड्स एंड फ्रेजेस लाइक प्लीज एंड थैंक यू कैन चेंज द कोर्स ऑफ अवर डे.
अगर अपन ऐसे वर्ड्स यूज करें थैंक यू, प्लीज, तो उससे क्या होता है अपने को अपनी डेली लाइफ में जो भी चैलेंज है, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो इजिली जो है सो हम हैंडल कर सकते हैं। सच वर्ड हेल्प अस इन मेकिंग अवर पैसेज थ्रू लाइफ स्मूथ होती है उससे अपनी, एंड कैन इट एम्फेसाइज द नीड ऑफ गुड मैनर्स इन एवरीडे लाइफ। द नरेटर गिव्स अकाउंट्स ऑफ 2 इंस्टेंस बताया अपने को इसमें। थ्रू देम ही प्रूव दैट बोथ गुड मैनर्स एज वेल एज बैड मैनर्स आर इन्फेक्शियस। अगर अपने अच्छे बिहेवियर रहने से और बुरे बिहेवियर रहने से क्या होता है अपने को प्रूव करके बताया उन्होंने। अकॉर्डिंग टू द ऑथर गुड मैनर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अवर सोशल लाइफ। अकॉर्डिंग टू द ऑथर गुड मैनर्स आर इंपॉर्टेंट है अपने सोशल लाइफ के लिए एंड टू लिव पीसफुल्ली इन सोसाइटी। अगर आपको सोसाइटी में रहना है, अच्छे से रहना है, इफ सिविलाइज्ड मैन बन के रहना है अगर, तो आपको क्या करना है, गुड मैनर्स होना बहुत जरूरी है। वाइल एग्जिबिटिंग गुड मैनर्स इट इज इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ द डायर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बैड मैनर्स। तो गुड मैनर्स के साथ आपको क्या करना है, बैड मैनर्स को कैसा आए अगर तो उसको कैसा हैंडल करना वो भी जो है सो आपको आना है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल, कंडक्टर जब इनके नरेटर के पैर पे उनका बूट स्टेप कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है सो उन्होंने स्माइलिंग फेस से इनको देखे तो इनका गुड बिहेवियर कैसा दिखा है नरेटर वहां पर, इन्हों भी जो है सो ना सेम वे में वो हो गए अपने, मतलब लड़ाई वड़ाई कुछ भी नहीं हुई वहां पर। अकॉर्डिंग टू द ऑथर गुड मैनर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अवर सोशल लाइफ। तो गुड मैनर्स अपने सोशल लाइफ के बहुत जरूरी है, अपन पीसफुल रह सकते हैं सोसाइटी में। If we are kind, civil and humorous towards others, we will get the same response from others. अगर हम अच्छा अपना जो है सो बिहेवियर बनाए, अपन काइंड बिहेवियर रखे अपना, तो अपन इन रेस्पॉन्स फ्रॉम अदर से भी जो है सो अपने को अच्छा रिजल्ट मिलता। गार्डिनर यूजेस द एग्जाम्पल ऑफ चीयरफुल कंडक्टर। यहाँ पर जो है सो कंडक्टर का फेस को रिफ्लेक्स कर रहे उन्होंने कि एकदम गलती करके भी उन्होंने जो है सो ना इतना मुस्कुराते हुए वो करे। हाउ सच पीपुल प्रोमोट हैप्पीनेस। गार्डन मेकिंग इट ऑब्वियस दैट इफ वी गेट अनप्लीजेंट कंडक्टर नाउ एंड देन इट इज द रिजल्ट ऑफ द डिमांडिंग जॉब। लेकिन रियलिटी में थोड़े कैसा रहता, जो भी जॉब के जो रहते हैं लोगों का बिहेवियर बिल्कुल ठीक नहीं रहता। द कोटियस कंडक्टर ऑन द अदर हैंड डिलाइटफुली सरप्राइज द ऑथर बाय परचेजिंग ए टिकट फॉर हिम बिकॉज ही हैड फॉरगेटन हिज पर्स एट होम। और एक दफा क्या हुआ था इन कंडक्टर के बिहेवियर का और के नेचर क्या बताया इसमें कि नरेटर जो है सो उनका पर्स जो है सो घर पे भूल गए थे, टिकट नहीं था, तो कंडक्टर जो है सो उनके पॉकेट से निकाल के एक टिकट परचेज करके उनको दिए। He was pleasantly surprised by the conductor's friendly demeanor। तो इससे उनका कितना फ्रेंडली नेचर है मालूम हो रहा। The conductor had also stepped on the author's to one on another occasion, but he was sincere in apologies। एकदम गलती करे बोल के उन्होंने जो है सो अपोलोजाइज भी हो गए। एंड द ऑथर इजिली फॉरगिव हिम। और ऑथर भी जो है सो उनके चीयरफुल फेस को देख के जो है सो उनको इजिली फॉरगिव कर दिए। द ऑथर ऑल्सो डेवलप ए हैबिट ऑफ ऑब्जर्विंग द वेल बिहेव कंडक्टर who took a various responsibility in assisting his passengers। कंडक्टर का काम खाली टिकट का नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो है सो असिस्ट करते पैसेंजर्स के साथ। ही वॉज ए सन टू द एल्डरली, ए फादर टू द चिल्ड्रन, ए फ्रेंड टू द यंग। अब उसमें एक बस में जो है सो यहाँ पर अपने को बता रहे कि एल्डर पीपुल्स रहते तो उनके लिए ही एक्ट एज ए सन, ठीक है। अगर छोटे बच्चे हैं तो ही एक्ट एज ए फादर फॉर देम, एंड यंग है तो उनके लिए फ्रेंड बन जाते उन्होंने, एंड डिसेबल्ड है तो उनके लिए केयर गिवर हो जाते। तो इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ना उन निभाते। द फैक्ट दैट द कंडक्टर वुड गेट आउट ऑफ द बस एंड आस्क द ड्राइवर टू वेट फॉर हिम सो दैट ही कुड टेक द ब्लाइंड अक्रॉस द रोड। अब उन्होंने एक बार क्या हुआ था और एक यहाँ पर इंसिडेंट कि एक ब्लाइंड पर्सन आया था, तो उन्होंने कंडक्टर ड्राइवर को बस थोड़ी देर के लिए रुका के वो ब्लाइंड पर्सन को रोड क्रॉस कराते। Gardiner goes on to say that just a nice weather boosts our spirits, so do good nature individuals. Even unpleasant people can't resist their charm। मतलब अगर बुरे लोग भी है तो ऐसे अच्छे लोगों को देख के जो है सो लोग अपना बिहेवियर चेंज कर देते। गार्डिनर wraps up the essay by commenting that rudeness appear to be result of war। अगर अपना बिहेवियर रूड रहा उससे कुछ भी नहीं होता बल्कि एक वार हो जाती बस। ही मेक्स ए सिंसियर प्ली टू हिज ऑडियंस। अपने ऑडियंस को जो पढ़ने वाले लोगों को उन्होंने सिंसियर एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू रिस्टोर सिविलिटी टू सोसाइटी बिहेवियर। अपने बिहेवियर को अच्छा बनाओ बोल रहे हो। नाउ विल सी द समरी। फर्स्ट यू हैव टू राइट अबाउट द मैक्स बिरबॉम, ठीक है। इन्होंने 1872 को बॉर्न हुए, 1956 में डाइड हुए। एक इंग्लिश राइटर है उन्होंने और एक
कैरिकेटरिस्ट है। कैरिकेटरिस्ट वो तो जो फनी ड्रामा लिखते हैं, लोगों का कैरेक्टर बताते हैं, राइटर भी है और एक ड्रामाटिस्ट भी है। पॉपुलर फॉर हिज विटी essays and amusing cricketers. He is known for his charming conversation and amusing anecdotes. इनके जो ज़्यादातर जो लेसन्स रहते हैं वो क्या है, कन्वर्जेशन के ऊपर डिपेंड रहते। द सब्जेक्ट ऑफ सीइंग पीपल ऑफ, यहाँ पर सीइंग पीपल ऑफ में भी यहाँ पर कन्वर्जेशन है ऑथर का खुद से। इज ए ड्रॉन फ्रॉम लाइफ, के लोगों की जिंदगी कैसी रहती है उसके बारे में बताया उन्होंने। दिस स्टोरी हैज़ ए नैरेटिव प्रेजेंटेशन विथ एलिमेंट्स ऑफ डायलॉग, 2% के बीच में डायलॉग है यहाँ पर। द स्टोरी इज अबाउट हाउ पीपल बिहेव एट द स्टेशन। अब यहाँ पर स्टोरी कैसे स्टार्ट हो रही है कि पीपल का जो बिहेवियर रहता है स्टेशन पे एट फेयरवेल, अपनों को जो सी ऑफ करने के लिए जब आते हो लोग, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को अपने। इट इज ओनली व्हेन ए फ्रेंड इज गोइंग ऑन ए लॉन्ग जर्नी एंड विल बी एब्सेंट फॉर ए लॉन्गर टाइम। एक फ्रेंड को यहाँ पर जो है सो ऑथर एक फ्रेंड को अपने सी ऑफ करने के आ रहे थे, अमेरिकन फ्रेंड थे उनके वो। देन वी टर्न अप एट द रेलवे स्टेशन, इट इज समथिंग लाइक ए फेयर्स, बहुत सैड मोमेंट था वो। द फेल्यूर इज द गैप बिटवीन सीरियसनेस ऑफ द ओकेशन एंड द डेप्थ ऑफ अवर फीलिंग। यहाँ पर जो है सो गैप बता रहे कि एक फ्रेंड को छोड़ने सी ऑफ करने के लिए जब अपन आते हैं तो अपने जो फीलिंग्स रहते हैं वो बिल्कुल अंदर अपन दिखा भी नहीं सकते वो। द नरेटर वॉन्ट टू सी हिज फ्रेंड ऑफ एट द रेलवे स्टेशन हु वॉज स्टार्टिंग फॉर अमेरिका के जाने के लिए थे वो। दे हैड गिवन हिम ए फेयरवेल डिनर, यहाँ पर ऑथर और उनके फ्रेंड्स जो है सो अच्छा सा डिनर भी कर लिए। इन विच सैडनेस वॉज वेल मिंगल्ड, अच्छा फेयरवेल था वो, सेलिब्रेशन भी था और सैडनेस भी मिंगल्ड था वो विथ फेस्टिविटी। सो दे गेली सेलिब्रेटेड द पास्ट, उन लोगों के जो भी पास्ट के जो यादें थे उसको अच्छा सेलिब्रेट कर लिए लोग। दे वर स्टिफ एंड सेल्फ कॉन्शियस ऑफ द प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे जो है सो एकदम सेल्फ कॉन्शियस हो गए थे लोग। द बस्टल ऑफ द प्लेटफॉर्म वॉज अनअबेटेड। सडनली द ऑथर्स आई अलाइटेड, एकदम सडनली जब उन्होंने अपने फ्रेंड्स को सी ऑफ कर रहे थे तो उनकी नज़र जो है सो एक मिडिल एज मैन के ऊपर पड़ी। वॉज टॉकिंग अर्नेस्टली फ्रॉम द प्लेटफॉर्म टू ए यंग लेडी। क्या कर रहे थे वो पर्सन, एक यंग लेडीज को सी ऑफ करने के लिए आए थे। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी उनकी। द यंग लेडी वॉज अमेरिकन, वो यंग लेडी जो थी अमेरिकन थी। एंड द मैन वॉज इंग्लिश, जो ओल्ड मैन जो मिडिल एज मैन जो था वो इंग्लैंड से था। ही सीम्ड मैग्नेटिक एंड हिज मैग्नेटिज्म वॉज फेमिलियर टू द ऑथर। तो यहाँ पर जो है सो ऑथर उनको पहचान लिए थे। इन ए फ्लैश द ऑथर रिकलेक्ट दैट द मैन वॉज नन अदर देन ह्यूबर्ट ली रोज। 7-8 years बिफोर जो है सो इन्होंने लंदन में इनसे मिले थे, एकदम उनको वो रिकलेक्ट हो गया। द वे ही वॉज बिडिंग एड्यू वॉज क्वाइट इम्प्रेसिव। देयर वॉज ए लॉट ऑफ चेंज, बहुत चेंजेस आ गए थे उनके अंदर, लीरोस के अंदर, सिंस द ऑथर सॉ हिम 7 or 8 years ago। इन दोज डेज, जब वो टाइम पे क्या था, ही हैड नो प्रोफेशन, एक प्रोफेशनल जॉब नहीं थी उनकी, जस्ट जो है सो एक स्टेज पे ड्रामा करते थे उन्होंने बस एज ए एक्टर। ही वॉज ऑलवेज मैग्नेटिक बट फेल्यूर ऑन द लंडन स्टेज। He was an excellent actor थे उन्होंने and a man of sober habit. He slowly drifted into the provinces and people ceased to remember him. फिर वहां से वो छोड़ दे के जो है सुनो इंग्लैंड में आके एक जॉब कर रहे थे रेलवे प्लेटफॉर्म पे एज एम्प्लॉय। इट वॉज इंस्टेंस टू सी ली रोज आफ्टर मेनी ईयर्स ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ह्यूस्टन। ये ह्यूस्टन प्लेटफॉर्म है ये इंग्लैंड का। लुकिंग सो प्रॉस्पेरस एंड सॉलिड, इट वॉज डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज हिम। इन द ओल्ड डेज ही वॉर इमिटेशन, एकदम ऑथर को जो है उनका वे ऑफ जो था, फर कोट पहनते थे और मतलब पहना हुआ बिल्कुल ठीक नहीं था उनका जब लैंटन जॉज थे। बट नाउ ही इज कॉस्ट्यूम, उनका कॉस्ट्यूम क्या है, बिल्कुल मॉडल और रिच के जैसा है, बिल्कुल एक बैंकर के जैसा दिख रहे थे उनको। आफ्टर द ट्रेन लेफ्ट, अब ट्रेन चले गए, इनके फ्रेंड को सी ऑफ कर दिए और जो सो लीरोस वो अमेरिकन गर्ल को सी ऑफ कर दिए। आफ्टर द ट्रेन लेफ्ट लीरोस टर्न्ड अराउंड एंड वॉज डिलाइटेड टू सी द ऑथर। लीरोस वॉज नॉट एक्टिंग ऑन द स्टेज, अब उन्होंने स्टेज पे एक्टिंग नहीं कर रहे थे नॉ डेज, बट ऑन द प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे। ली टोल्ड द ऑथर, ही अफर्म दैट ही जॉब इज ज्वाइन AASB। AASB एंग्लो अमेरिकन सोशल ब्यूरो है, इसको ज्वाइन करें। ये ब्यूरो का काम क्या रहता है कि अमेरिकन जो भी आते हैं यहाँ पर इंग्लैंड में उन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और उनके फ्रेंड्स रिलेटिव फैमिली मेंबर्स नए रहते हैं यहाँ पर, तो सी ऑफ करने के लिए लोग एम्प्लॉयज को हायर करते हैं यहाँ पर। तो वही एम्प्लॉय थे लीरोस भी। एन एम्प्लॉयर टू सी ऑफ द अमेरिकन्स, एन एम्प्लॉयर टू सी ऑफ द अमेरिकन्स को सी ऑफ करने के एम्प्लॉयर थे। हु पास थ्रू इंग्लैंड, सो हु सफर फ्रॉम ए सेंस ऑफ अबंडेंट लोनलीनेस, नहीं फील होना लोगों को, इनसिक्योरिटी नहीं फील होना बोल के लोग यहाँ पर ये ब्यूरो स्टार्ट करें। द ASB सप्लाइज द लॉन्ग फेल्ट वांट टू अमेरिकन्स टू बी सेंट ऑफ बाई समबडी एट इंग्लैंड। इंग्लैंड की तरफ से कोई उनको जाके सी ऑफ करना बोल के ये ASB ब्यूरो का काम था। दो लीरोस वॉज नॉट सक्सेसफुल ऑन लंडन स्टेज, वहां पर उन्होंने सक्सेस नहीं हुए। ही सक्सेसफुल ऑन द प्लेटफॉर्म फॉर दोज हु आर इन नीड ऑफ समबडी। यहाँ पर उनका काम क्या था कि जो लोग हैं लोगों को कोई ना कोई उनको सी ऑफ करने के लिए आना बल्कि जरूरी था, तो वैसे एक जरूरी जॉब कर रहे थे उन्होंने, टू वेव देम
उन लोगों को सी ऑफ करना, वेव देम बोले तो, एट द स्टेशन एंड मेक देम हैप्पी एंड चीरफुल, और लोगों को इतना खुश कर देते थे उन्होंने, लोगों को फील भी नहीं होता था कि उनके फैमिली मेंबर्स यहाँ पर नहीं है बोल के। फाइनली द नरेटर केम टू नो दैट लीरोज वॉज ए हायर्ड एंड प्रोफेशनल है उन्होंने सी ऑफ करने में, who was acting in a beautiful way. The Americans are a social people and the English are so inhospitable. यहाँ के इंग्लिश के लोग जो है ना बिल्कुल हॉस्पिटेबल नहीं थे, लेकिन इसलिए यहाँ पर ये लोग जो है ना हायर करके अमेरिकन को एकदम सोशल नेचर जो है यहाँ पर मिल रहा था। द ASB supplies the Americans with English friends while Americans pass through England. So the author revived Leros and requested him. अब यहाँ पर लास्ट में जो है ना ऑथर लीरोस को रिक्वेस्ट कर रहे के टीच करो बोले द आर्ट ऑफ सीइंग पीपल ऑफ लीरोस कंसेंट टू द नैरेटर्स रिक्वेस्ट कंसेंट करे और डिमांड द मनी ऑल्सो फॉर दैट। मैक्स बीरबॉम डिपिक्ट्स एन ऑर्डिनरी डेली सीन। अब इनके कहानियों में कैसा रहता है इनके एसेस में बीरबॉम के कि यहाँ पर जो है ना डेली सीन जो अपनी लाइफ में होता है उसको रिवील करते हैं सोशल एपिसोड की, विथ ह्यूमर एलिजेंस एंड विट। द वेनिटी एंड आयरनी इज द एक्सचेंज बिटवीन अफेक्शन एंड मनी। यहाँ पर जो है सो अफेक्शन भी बता रहे हैं कि उन्होंने कितना अच्छा नेचर है उनका लोगों को सी ऑफ करने में वो, लेकिन फिर भी उन्होंने जब ऑथर उनको वो नेचर वो हैबिट सिखाओ बोल रहे तो यहाँ पर उन्होंने मनी के लिए डिमांड कर रहे। एंड ऑल्सो द रिफिकेशन ऑफ द नाइस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को भी यहाँ पर बताया गया है। यूनिट 4 प्रोज शाइनेस माई शील्ड MK गांधी। यूनिट 4 प्रोज शाइनेस माई शील्ड महात्मा गांधी हैज wrote this about the author. Mahatma Gandhi was a great freedom fighter. महात्मा गांधी कौन थे? फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने, एंड सोशल एक्टिविटिस्ट भी थे। His full name was मोहनदास करमचंद गांधी. He was born on 2 अक्टूबर 1869 in पोरबंदर गुजरात। महात्मा गांधी का फुल नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी, और वो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में पैदा हुए। उनके पेरेंट्स जो है ना करमचंद गांधी थे फादर, एंड पुतली बाई उनके मदर थे। एट द एज ऑफ 13 ही वॉज मैरिड टू कस्तूरबा गांधी। उनके वाइफ का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। इट वॉज थ्रू हिज ग्रेट एफर्ट इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। गांधी जी का बहुत एफर्ट था इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1947। ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ नेशन भी बोलते हैं उनको, एंड हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज द गांधी जयंती थ्रू आउट इंडिया। ठीक है, पहले आपको कभी भी प्रोज या पोएट्री अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अबाउट द ऑथर यू हैव टू राइट 2 पैराग्राफ्स, हाफ पेज यू हैव टू राइट अबाउट इट। देन द एसे शाइनेस माई शील्ड इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी। ये अपने को जो प्रोज है ये शाइनेस माई शील्ड यूनिट 4 में अपने को जो प्रोज का जो लेसन है ये कहाँ से लिए सो है? ये उनकी ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ बोल के ऑटोबायोग्राफी एक बुक है, उसमें से एक लेसन जो है ना अपने को ये डिस्क्राइब करे सो यहाँ पर शाइनेस माई शील्ड। नो उसके बाद क्या लिखना है आपको? थीम लिखना है कि ये ऐसे में किसके बारे में बोलना है, क्या बातचीत चल रही। द ऐसे नरेट्स हिज ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। इसमें गांधी जी का एक्सपीरियंस इंग्लैंड में, जब उन्होंने इंग्लैंड में पढ़ रहे थे, स्टडी के लिए गए थे इंग्लैंड को, तो वहां पर उनका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था। इट एक्सप्रेसेस हिज फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। उनको पब्लिक स्पीकिंग से बहुत फियर था, एंड हिज अटेम्प्ट एट एवरी ओवरकमिंग हिज शाइनेस। कभी भी उन्होंने अटेम्प्ट करते ओवरकमिंग अपनी स्पीकिंग के लिए आगे बढ़ते उन्होंने, लेकिन अपनी शाइनेस की वजह से फिर फेल हो जाते। ये अपने को लेसन के बारे में डिस्क्राइब करो। सो ये 4-5 लाइन्स आपको थीम में जो है ना बताना रहता कि ये लेसन किसके बारे में पढ़ना है अपने को। इट गिव्स डिफरेंट एनिक्डोट्स शॉर्ट स्टोरी ऑफ गांधी। इसमें अपने को गांधी जी के एनिक्डोट्स बोले तो स्टोरीज के कोसे अटेम्प्ट करे थे उन्होंने 3 टाइम्स उन्होंने जो है ना अपने स्पीकिंग स्किल को डेवलप करने के लिए अटेम्प्ट करे, वो स्टोरीज बताए गए अपने को ऑफ गांधीज रिपीटेड अटेम्प्ट एंड फेल्यूर भी हो गए उन्होंने वो डिलीवर करने में पब्लिक स्पीच वाइल ही वॉज इन इंग्लैंड। MK गांधी खुद एक है इसमें कैरेक्टर में, मोहनदास करमचंद गांधी, और एक मिस्टर हिल्स एंड डॉक्टर एलिनसन। 3 कैरेक्टर्स मेन है इसमें। व्हेन गांधी वॉज स्टडिंग लॉ इन इंग्लैंड, जब गांधी जी जो है ना इंग्लैंड को गए थे लॉ पढ़ने के लिए, ही यूज टू फियर टू डिलीवर ए पब्लिक स्पीच। पब्लिक में स्पीच देने के लिए उनके अंदर बहुत डर था। ही बिकेम ए मेंबर ऑफ वेजिटेरियन सोसाइटी। यहाँ पर इंग्लैंड में एक वेजिटेरियन सोसाइटी थी जो उसके जो है ना गांधी जी को मेंबर बन गए थे वहां पर एक उन्होंने। एज ही वॉज एन एग्जीक्यूटिव मेंबर ही हैड टू स्पीक। अब वहां के वेजिटेरियन सोसाइटी के मेंबर बनने के बाद इनको जो है ना वहां पर कुछ स्पीक करना पड़ता था, कुछ स्पीच देना पड़ता था, एंड एड्रेस टू द पब्लिक इन द मीटिंग। एट दैट टाइम द वेजिटेरियन सोसाइटी फेस्ड ए सीरियस प्रॉब्लम ऑफ द डिफरेंट ओपिनियंस बिटवीन मिस्टर हिल्स एंड डॉक्टर एलिनसन के जो है ना ओपिनियन में कुछ डिफरेंस हो रहा था। तो वहां पर जो सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे। मिस्टर हिल वॉज द चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी। मिस्टर हिल कौन थे? सोसाइटी के चेयरमैन थे उन्होंने, एंड ऑल्सो एन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन भी थे उन्होंने।
प्यूरिटन, प्यूरिटन बोले तो हु फॉलोज एंड बिलीव इन बाइबल, हु मिस्टर हिल. Now Dr. Ellinson was also important member. डॉक्टर एलिंसन भी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर थे उन्होंने और सोसाइटी के. ही वॉज एडवोकेटिंग द न्यू बर्थ कंट्रोल मूवमेंट. डॉक्टर एलिंसन जो है ना एक मूवमेंट निकाले थे, न्यू कंट्रोल मूवमेंट. ही वॉज प्रीचिंग द बर्थ कंट्रोल मेथड्स अमॉन्ग द वर्किंग क्लास. वर्किंग क्लास में जो है ना वर्किंग बर्थ कंट्रोल मेथड्स को प्रीच कर रहे थे उन्होंने, समझा रहे थे लोगों को उसके बेनिफिट्स क्या होते. मिस्टर हिल्स रिगार्डेड द एक्टिविटी ऑफ डॉक्टर एलिंसन एज अगेंस्ट द मोरल प्रीच बाई प्यूरिटन्स. ये प्यूरिटन्स जो रहते बाइबल को एकदम फॉलो करने वाले रहते हैं लोग. तो मिस्टर हिल्स के जो एक्टिविटी थे वो बिल्कुल इनको पसंद नहीं आ रहे थे मिस्टर हिल को, जो चेयरमैन है. सो मिस्टर हिल वांटेड टू रिमूव डॉक्टर एलिंसन फ्रॉम द कमेटी. अब मिस्टर हिल क्या डिसाइड करे, एज ही वाज ए चेयरमैन ही कैन डिसाइड नो कि डॉक्टर एलिंसन को कमेटी से ही निकाल देना बोल के डिसाइड करे उन्होंने. एट दैट टाइम, वो टाइम पे जो है ना गांधी जी ऑल्सो नॉट लाइक द आइडिया ऑफ आर्टिफिशियल बर्थ कंट्रोल. गांधी जी को भी जो है सो वो आइडिया नहीं पसंद था आर्टिफिशियल बर्थ कंट्रोल का, मूवमेंट का, डॉक्टर एलिंसन जो निकाले थे. एंड ही डिड नॉट वांट टू सपोर्ट द डिसीजन ऑफ मिस्टर हिल. लेकिन साथ में उन्होंने मिस्टर हिल का जो डिसीजन था इनको कमेटी से निकालना वो भी एग्री नहीं थे उन्होंने. इन ए वेजिटेरियन सोसाइटी एनीवन कुड बी ए मेंबर, चाहे वो ये को डॉक्टर एलिंसन के जैसे उनके व्यूज जो भी रहने दो, हर कोई जो है सो यहाँ पर ये वेजिटेरियन सोसाइटी है, यहाँ पर वेज और नॉन वेज का उसके ऊपर है. दूसरे ओपिनियंस के वास्ते जो है सो मेंबर्स को हटाना ये गलत है बोल के गांधी जी ऐसा सोच रहे थे. सो इन ए वेजिटेरियन सोसाइटी एनीवन कुड बी ए मेंबर इफ ही वाज पार्टिसिपेटिंग इन वेजिटेरियनिज्म. सो गांधी वांटेड टू अपोज द प्रपोजल ऑफ द हिल. तो गांधी जी जो प्रपोजल था ना हिल का के कमेटी से एलिंसन को, डॉक्टर एलिंसन को रिमूव कर देना, उसके गांधी जी भी अपोज थे. सो ही रोट डाउन हिज थॉट्स. अब इनके जो भी फीलिंग्स थे कि ये सही नहीं है डॉक्टर एलिंसन को रिमूव करना, वो पूरे उनके जो थॉट्स थे वो एक पीस ऑफ पेपर पे लिखे. एंड ट्राई टू स्पीक फॉर द फर्स्ट टाइम इन पब्लिक. अब कोशिश करना चाह रहे थे उन्होंने ये बोलने के लिए, बट ही फेल्ड इन हिज अटेम्प्ट. कोशिश पेपर में तो लिख लिए लेकिन पब्लिक में जो है ना वो स्पीच को डिलीवर नहीं कर सके उन्होंने ऑफ डिलीवरिंग स्पीच. सो समवन एल्स रीड हिज स्पीच. सो हियर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट he failed for delivering a speech in the public, but he was too shy to speak and never opened his mouth. Gandhi thinks that others can speak better than him. अब यहाँ पर उनको बहुत inferior फील हो रहा था कि मैं क्यों ऐसा अपने आप में इतना शाई हूँ मैं कि लोग मेरे से अच्छा स्पीच अच्छा डिलीवर कर रहे. एंड ही ऑल्सो डेवलप एन inferiority complex thinking in him. In the voting, अब यहाँ पर वोटिंग हो रही थी डॉक्टर एलिंसन को रिमूव करने के लिए, कमेटी मेंबर्स में एक वोटिंग हुई. सो डॉक्टर एलिंसन लॉस्ट एंड वाज एक्सपेल्ड, रिमूव भी हो गए उन्होंने सोसाइटी से. गांधी फेल्ट रिडिक्यूलस सिंपल डिसीजन एंड रिजाइन फ्रॉम सोसाइटी. अब गांधी जी को भी वो डिसीजन पसंद नहीं आया, उन्होंने भी वो सोसाइटी से रिजाइन कर दिए. यहाँ तक का एक इंसिडेंट है, 3 इंसिडेंट्स हुए यहाँ पर जो गांधी जी जो है ना जहाँ पर ट्राई करे स्पीच देने के लिए लेकिन फेल हो गए. सो Now in one more incident, यहाँ से एक सेकेंड इंसिडेंट स्टार्ट होता. He was invited to speak at a meeting in Winter, a town in England. इंग्लैंड में एक टाउन है, वहाँ पर एक मीटिंग थी, उसमें उनको स्पीक करने के लिए बुलाए. Once again he tried to read the written speech. Already he wrote the speech what he has to tell, but his vision blurred and he could not go forward. जब उन्होंने पेपर लेके जब ठहरे तो विजन ब्लर्ड बोले तो उनको कुछ वर्ड्स दिखाई नहीं दे रहे थे बोलने के लिए. He failed in this second attempt. यहाँ पर भी उन्होंने फेल हो गए. ऑल्सो ही वॉज अनेबल टू मूव फॉरवर्ड. गांधी जी लास्ट एफर्ट टू मेक ए पब्लिक स्पीच इन इंग्लैंड. अब ये थर्ड एफर्ट है उनका. वॉज ऑन द एव ऑफ हिज डिपार्चर फॉर होम. अब उन्होंने इंडिया को आने वाले थे, उनका लॉ का कोर्स जो है कंप्लीट हो गया, तो वहां पर भी जो है उनको एक मौका मिला था. व्हेन ही गेव ए डिनर टू हिज फ्रेंड्स, एक पार्टी करे लोग फ्रेंड्स के साथ इन द हॉलब्राउन रेस्टोरेंट, ही ट्राई टू डिलीवर ए स्पीच. अब वहां पर भी जो है ना कुछ स्पीच बोलना चाह, कुछ डिलीवर करना चाह रहे थे अपने व्यूज अपने फ्रेंड्स के साथ. ही स्टार्टेड विथ द ह्यूमरस एनेक्डोट. अब यहाँ पर एक स्मॉल स्टोरी से उन्होंने स्टार्ट करे कुछ जोक्स, बट ही फेल टू मेक एन इम्प्रेशन. लेकिन किसी को भी जो है उनकी स्पीच में इतना इंटरेस्ट नहीं आया. सो ही सडनली सैट थैंकिंग द गेस्ट. वहां पर भी कुछ नहीं बोल सके. सो थर्ड अटेम्प्ट में भी उन्होंने फेल हो गए. Thus, गांधी जी could not develop the art of public speaking while he was in England. तो इंग्लैंड में जब थे उन्होंने लॉ पढ़ने के लिए जब गए थे तो यहाँ पर जो है सो गांधी जी 3 अटेम्प्ट्स करे पब्लिक में स्पीच देने के लिए. 3 अटेम्प्ट्स में भी उन्होंने फेल हो गए. वो अपने को यहाँ पर बताना है ये प्रोज में.
बट एज ही ट्रेवल टू साउथ अफ्रीका, अब उन्होंने जब साउथ अफ्रीका के लिए गए, ही कुड एबल टू लर्न द आर्ट ऑफ पब्लिक, वहां पर उनके अंदर कुछ कॉन्फिडेंट आ गया एंड ही इज एबल टू स्पीक इन द पब्लिक। ही ओवरकम्स हिज शाइनेस, उनकी शाइनेस जो थी अंदर वो कम हो गई, बट नॉट कम्प्लीटली। हाउएवर गांधी जी फेल्ट दैट his silence did not become a disadvantage। अब उन्होंने इतना जो लॉ पढ़े तक उनके अंदर जो शाइनेस था पब्लिक में स्पीच देने का, अब गांधी जी को रियलाइज हो रहा वो कि वो साइलेंस जो मेरा था वो मेरे लिए कुछ नुकसान की बात नहीं है, वो इट एक्चुअली हेल्प हिम, उनको उससे बहुत हेल्प हुई टू डेवलप हिज पर्सनैलिटी बाय स्टिकिंग टू ट्रूथ। वर्ड्स को कैसा इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स उनको मालूम हुआ कि वर्ड्स की कितनी कदर रहती, सही वर्ड्स सही टाइम पे बोलने से अपन कितना अच्छा रहता, ये जो है सो हैबिट उनके अंदर डेवलप हो गई थी शाइनेस की वजह से। तो वो शाइनेस उनके लिए डिसएडवांटेज नहीं बल्कि एडवांटेज के जैसा उन्होंने फील करी, इसलिए अपने को इसका नाम ही शील्ड है, शाइनेस ऑफ माई शील्ड, के इनकी शाइनेस जो है ना उनको एक शील्ड के जैसा बन गई थी आगे। ही सफर्ड इनिशियली, थोड़ा उनको इस इनिशियली जो है ना सफर्ड होना पड़ा उसके लिए, बट लेटर बेनिफिटेड फ्रॉम शाइनेस। ही शाइनेस टॉट हिम द इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स को कैसा यूटिलाइज करना वो जो है सो उनको सीखने के लिए मिला। नाउ कंक्लूजन, गांधी जी डिड नॉट बिलीव दैट ही क्विट वॉज नेगेटिव, उनकी जो खामोशी है वो नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं है वो। फाइनली सेड इन दैट हिज शाइनेस हैड सर्व्ड ए प्रोटेक्शन फॉर हिम, उनके वास्ते एक प्रोटेक्शन का काम करे वो शाइनेस उनको, एंड हिज शाइनेस हेल्प हिम टू ग्रो, उनको आगे बढ़ने के लिए काम करी वो, एंड ऑल्सो सर्च फॉर द ट्रूथ, और उसके लिए उन्होंने सच्चाई क्या है वैसे उसमें जो है ना ज्यादा काम करने के लिए उनको हेल्प करी शाइनेस उनकी।